हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन और आज हम बात करेंगे आपके एनर्जी साइंस एंड इट्स यूसेजेस का यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 का नाम है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो पहला टॉपिक आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, जिसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस रेफर टू अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका कन्वेंशनल नाम ही क्यों दिया गया? क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म की एनर्जी है जिसे हम काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से अपने यूज़ में ला रहे हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि जिस चीज़ को हम पीढ़ी दर पीढ़ी यूज़ करते हैं उसको हम ट्रेडिशनल का नाम ही देते हैं, और उसका दूसरा सिनोनिम होता है कन्वेंशनल। ठीक है ना, तो ट्रेडिशनल का मतलब कन्वेंशनल ही होता है। तो कन्वेंशनल एक कैसी एनर्जी है? एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम इसे काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं, 100 साल के आसपास से, 150 साल के आसपास से, तो ओब्वियसली उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका होगा। ठीक है, और जब ये वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका है तो उस एनर्जी का एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी हमारे लिए इजी और सपोर्टिव बन चुका होगा। तो ये हुई कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, लेकिन इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी क्यों कहते हैं वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इंक्लूड होती है, और साथ में ही न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज भी हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में ही आता है। तो अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी का लगभग 70 ईयर्स से यूज़ कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, और लगभग 150 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं हम फॉसिल फ्यूल्स का भी यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो इसलिए ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसीलिए इसका नाम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज दिया जाता है। आगे देखते हैं। दिस सोर्सेस हैव बीन बैकबोन ऑफ ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन फॉर डिकेड्स। ये काफ़ी सालों से या काफ़ी दशकों से यूज़ होते होते इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हमारे ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन की ये बैकबोन बन चुकी है। अगर हम बात करूं, लगभग 80% इलेक्ट्रिसिटी हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से ही बनाते हैं। तो इसलिए बैकबोन तो हो ही गई ना। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके इम्पैक्ट की कि एनवायरनमेंट पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो एनवायरनमेंट पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इन सोर्सेस में हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं और जिससे हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी और भी गैसें हमारी एमिट होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। दीज सोर्सेस आर लिमिटेड ऑन दी अर्थ। ये सोर्सेस लिमिटेड है। ठीक है, जैसे कि मानो अगर मैं कोल की बात करूं, तो कोल सिर्फ लगभग 100 to 120 ईयर्स के लिए ही बचा है। ठीक है, अगर मैं ऑयल या पेट्रोलियम की बात करूं तो 50 साल से ऊपर ऑयल चलेगा नहीं। ठीक है, वही अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं तो नेचुरल गैस भी लगभग 50 to 60 ईयर्स के लिए बची है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पर टर्न कर रहे हैं, ये जा रहे हैं। और क्योंकि ये एलिमेंट कोल, ऑयल या नेचुरल गैस जो होते हैं उन्हें बनने में लगभग बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो ह्यूमन एज के अकॉर्डिंग ये हमारे सामने दोबारा नहीं बनने वाले हैं। तो इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस भी कहते हैं।
तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस ये सब सेम है। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस भी कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनकी लिमिटेशंस की, तो जब तक हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, हमारी अर्थ मौजूद है, ये एनर्जी सोर्सेस कहीं भी ख़त्म होने वाली नहीं है, इसलिए इनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। और क्योंकि ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्सेस भी नहीं है, इसलिए इन्हें हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि इनका यूज़ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के बाद में होना चालू हुआ है। चलिए देखते हैं। दी सोर्सेस रेफर टू द मेथड ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, ठीक है, दैट आर मोर सस्टेनेबल, ये ज़्यादा सस्टेनेबल है, हैव लेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस से कम है, ठीक है, और कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी से कंपेयर करें तो इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कम होता है। होता ज़रूर है लेकिन बहुत कम होता है। तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें सन से मिलने वाले रेडिएशन से मिलती है। तो जैसे कि आपको पता है कि सन की लाइफ अभी भी बिलियंस ऑफ ईयर है, तो हमारे सामने तो सोलर एनर्जी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है। उसी टाइप से विंड एनर्जी इसका एग्जाम्पल है, हवा तो चलती रहेगी तो इसलिए में विंड एनर्जी मिलती रहेगी। हाइड्रो पावर, तो जब तक हमारे रिवर वाटरफॉल रहेंगे हाइड्रो पावर भी रहेगी। जियोथर्मल एनर्जी, जब तक हमारे अर्थ में लावा मैग्मा रहेगा तब तक हमें जियोथर्मल एनर्जी भी मिलती रहेगी। वही बायोमास एनर्जी, जब तक हमारे पास बायोलॉजिकल मटेरियल्स होंगे तब तक हमारे पास बायोमास एनर्जी भी रहेगी। वही लास्ट टाइडल एनर्जी, तो जब तक ओशियन रहेगा तब तक टाइडल एनर्जी भी हमारे पास रहेगी। तो ये इसलिए इनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं, जो हमें नेचर से लगातार मिलती रहती है, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। दीज एनर्जी सोर्सेस कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम विद मैनी बेनिफिट्स फॉर द एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी। तो क्योंकि ये सस्टेनेबल प्रोसेस है, रेजिलिएंट है, मतलब फ्लेक्सिबल एनर्जी सिस्टम है, तो इसलिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए और सोसाइटी के लिए इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो ये हो गए आपके कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस। मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो बात करते हैं प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस के बारे में। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस आर फाउंड इन नेचर, ये नेचर में मिलती है, एंड हैव नॉट बीन कन्वर्टेड, इन्हें कन्वर्ट नहीं करते हैं या ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली इनको यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे रो एनर्जी मटेरियल्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, या फिर हम इसे फर्दर कन्वर्ट भी कर सकते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे कि बात करूं कि फॉसिल फ्यूल्स, हम कोल को डायरेक्टली यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स के लिए, ऑयल को, नेचुरल गैस को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरी फॉर्म में, लेकिन उसको हम सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जितने भी हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस होती है, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल और बायोमास, ये सारी प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस होती है। तो इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ये किसी और फॉर्म से नहीं बनी है, तो इसलिए ये प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है। और बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम मटेरियल आते हैं जो कि हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस में ही है। तो आपने क्या देखा कि जितने भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस थे वो सारे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस के अंदर ही आते हैं। तो फिर सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस के अंदर क्या आते हैं, बात करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस, दीज सोर्सेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस।
तो ये एनर्जी सोर्सेस हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस से ही बने होते हैं या कन्वर्ट होकर बने होते हैं। दे आर प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन अ मोर यूजेबल फॉर्म। तो जब हम प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस से कोई सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस बनाते हैं तो हमारे लिए वो मोर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जिसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जनरेटेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है, ये प्राइमरी सोर्सेस से जनरेट होती है, जैसे कि कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, नेचुरल गैस से, न्यूक्लियर पावर से, या फिर बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज जितने भी हैं उनसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्सेस हो गई, ठीक है। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, रिफाइंड फ्यूल्स। रिफाइंड फ्यूल्स हम क्रूड ऑयल से बनाते हैं उनको प्रोसेस या रिफाइन करने के बाद। जैसे कि मैं बात करूं अगर गैसोलीन, पेट्रोल या डीजल की, तो ये हमारे क्रूड ऑयल से बने होते हैं। तो ये प्राइमरी हो गई, तो ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस हो गई। इथेनॉल और बायोडीज़ल हमें बायोमास से मिलते हैं। तो बायोमास हमारा क्या हो गया, हमारा प्राइमरी हो गया, और इथेनॉल और बायोडीज़ल हमारा सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस हो गया, ठीक है। बात करते हैं अगली एनर्जी सोर्स जो कि है हीट। हीट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्यूल के कंबशन से, या फिर हम डायरेक्टली सोलर एनर्जी से भी हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हीट क्या हो गई, ये भी सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस हो गई। अगली बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल। प्रोड्यूस थ्रू प्रोसेसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद ही हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिलता है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल हमारा सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो भी एनर्जी सोर्सेस हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती है उन्हें प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। अगर हम उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जो फॉर्म बनती है उसको हम सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकते हैं कि बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेस क्या होती है और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन दो टॉपिक को भी, जो कि आपके यूनिट के पहले ही टॉपिक है। दीज आर ड्राइड फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल्स। ये हमें बायोलॉजिकल मटेरियल्स से मिलते हैं, सच एज प्लांट या एनिमल। प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि बात करूं कि बायोमास, बायोमास हमारे बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेस है। और बायोमास के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे बायोमास के अंदर आते हैं। बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, ये और बायोडीज़ल भी हमारे बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेस है, और उनसे बनने वाली बायोगैस भी हमारी बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेस है। तो प्लांट और एनिमल से मिलने वाले जितने भी एनर्जी सोर्सेस है या उनको प्रोसेस करने के बाद जो भी एनर्जी सोर्सेस बनते हैं वो सारे बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेस ही होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, दीज सोर्सेस आर रिन्यूएबल, ठीक है। ये सोर्सेस रिन्यूएबल होते हैं, तो इसका मतलब इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि जब तक प्लांट एग्जिस्ट करेंगे और जब तक एनिमल्स एग्जिस्ट करेंगे हमें बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेस मिलती रहेगी, इसलिए इनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं, ठीक है। यही मैंने डेफिनेशन बताई थी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, दीज सोर्सेस आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ठीक है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती है, तो कहीं ना कहीं तो हम उनका यूज़ करेंगे ही। बट समटाइम्स लार्ज स्केल बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन एंड अदर इकोलॉजिकल इश्यूज़। तो अगर हम ये एनर्जी सोर्सेस का यूज़ लार्ज स्केल पर करते हैं, जैसे कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। वही दूसरी ओर हमने देखा होगा कि एनिमल के हम फार्म्स लगाते हैं, जिन्हें हम एनिमल फार्म भी कहते हैं, जिससे हमारे नंबर ऑफ़ एनिमल्स जिनकी हम फार्मिंग करते हैं उनसे उनकी संख्या बढ़ने से हमारे इकोलॉजिकल इशू भी बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो ये हो गए आपके बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेस। अब बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स। ये मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। These are derived from the remains of ancient plants and animals buried underground and subjected to geological processes over millions of years। तो पहली बात कि फॉसिल फ्यूल्स को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और ये कैसे बने थे? तो करोड़ों साल पहले, या 10 करोड़ 20 करोड़ कितने भी साल हो सकते हैं। तो जब हम हमारे अर्थ पर प्लांट और एनिमल्स किसी भी कारणवश ज़मीन में दब गए थे, तो उनके दबे रहने के कारण हमारे बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस हुए और उनके होने के बाद हमें फॉसिल फ्यूल्स प्राप्त हुए। तो हमें प्लांट से क्या मिलता है? प्लांट से हमें मिलता है कोल, ठीक है। और एनिमल्स जो हमारे ज़मीन के नीचे दब गए थे, उनसे हमें ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल मिलता है। दे इंक्लूड कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इनमें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस आती है। दीज आर नॉन रिन्यूएबल ऑन ह्यूमन टाइम। तो क्योंकि ये लिमिटेड है, इसलिए ह्यूमन टाइम स्केल पर ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और अदर पोल्यूटेंट्स भी हमारे रिलीज़ होते हैं, जिससे हमारे क्लाइमेट चेंज होने लगते हैं और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगता है। तो ये हमारे 2 टॉपिक और कवर हो गए, जिसका नाम है बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेस और फॉसिल फ्यूल्स। इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, तो आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये हो गया है आपका यूनिट 4 का बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला हमारा टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स। चलिए देखते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड्स। अगर मैं फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करूं तो फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है? किसी भी फ्लूइड की मूवमेंट की स्टडी के बारे में हम बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में। अगर हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है या मोशन में है तो हम उसको फ्लूइड डायनेमिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है लिक्विड और गैस ही वो स्टेट ऑफ मैटर है जो किसी सरफेस पर या पाइप में फ्लो कर सकती है। आगे चलते हैं। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं? फ्लूइड की बिहेवियर के बारे में। और लेकिन फ्लूइड तब कैसा होना चाहिए? फ्लूइड मोशन में होना चाहिए। तो मोशन में जब हमारा फ्लूइड रहता है या फिर उस पर जो जो फोर्स एक्ट करती है, ये सभी हम फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है जब हमारा फ्लूइड फ्लो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी एक्चुअली मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे और बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। एम यहाँ पर मास ऑफ फ्लूइड है और वी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मास की किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो यूनिट हो गई यहाँ पर डेंसिटी की किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लूइड के लिए। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ अ फ्लूइड्स रेसिस्टेंस। ये एक तरह से फ्लूइड का रेसिस्टेंस होता है जो 2 लेयर के बीच में वर्क करता है, ठीक है। जब हमारा फ्लूइड किसी भी फ्लो में होता है तो हम इसे इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो वो लेयर्स में फ्लो होता है, ठीक है। मान लीजिए ये सारी लेयर्स हैं और फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 लेयर की बात करी। ये एक पाइप है
और इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जिसमें मान लीजिए कि 5 लेयर है फ्लूइड की। तो पहले लेयर और दूसरे लेयर के बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन काम करता है, जो कि फ्लो को आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे कि अगर मैं सॉलिड की बात करूं, जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट पर मूव करता है, तो वहाँ पर भी हमारा एक फ्रिक्शन वर्क करता है, जो कि उस ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है। उसी तरीके से फ्लूइड में भी एक फ्रिक्शन वर्क करता है, जो ऊपर वाली लेयर को मोशन में आने से रोकने का काम करता है। उसी टर्म को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी क्या हुई? फ्लूइड में जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला ये रहा, F इज इक्वल टू म्यू ए डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, यहाँ पर F क्या है? विस्कस फोर्स है जो 2 लेयर के बीच में वर्क करती है। म्यू विस्कोसिटी है। ठीक है, A यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है और डी यू अपॉन डी वाई रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम विस्कोसिटी की यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से मैंने म्यू की वैल्यू निकाली F अपॉन ए मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी वाई। तो F आपको पता है विस्कस फोर्स है, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन। एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। और डी यू अपॉन डी वाई रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर U क्या है? वेलोसिटी है। तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, और Y डिस्प्लेसमेंट है जिसकी यूनिट हो गई मीटर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो यूनिट निकल कर आती है वो विस्कोसिटी की होती है न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है पास्कल। तो इसीलिए इसको हम पास्कल सेकंड भी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है पास्कल सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पर न्यूटन की वैल्यू रख दूँ तो न्यूटन की वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बाकी सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर ये रहा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो म्यू की जो यूनिट आती है वो किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड होती है। तो यहाँ पर 3 यूनिट आई। पहली यूनिट आई न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, दूसरी पास्कल सेकंड, और तीसरी किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड। तो आप ध्यान रखिएगा यूनिट सेम ही है, बस अलग अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन है। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। अगली प्रॉपर्टी है वेट डेंसिटी। तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को ही हम मास डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये है वेट डेंसिटी। तो यहाँ पर वेट डेंसिटी जो होती है वो वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के रेशो के इक्वल होती है। तो आपको दिख भी रहा होगा, इट इज़ वेट पर वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, इसे हम स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अगर आपका स्पेसिफिक वेट आता है तो वो वेट डेंसिटी ही है और कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं D इज इक्वल टू डब्लू अपॉन वी। तो यहाँ पर W वेट है और V वॉल्यूम है। तो यहाँ पर यूनिट हो जाती है इसकी न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है। अब बात करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि D इज इक्वल टू डब्लू अपॉन वी, और डब्लू होता है वेट, और वेट इज इक्वल टू होता है M इंटू जी के। ठीक है, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हम M अपॉन वी जो कि हमारी मास डेंसिटी होती है उसको मैंने रो लिख लिया। तो यहाँ पर वेट डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली यूनिट की ओर, जिसका नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? जैसे कि आपको वॉल्यूम के बारे में पता है, तो अगर वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दें तो वो बन जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी अगर स्पेसिफिक होती है तो
वहाँ पर उस प्रॉपर्टी को हम मास से डिवाइड करते हैं, तभी वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन वॉल्यूम फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड V अपॉन मास ऑफ फ्लूइड M। तो और जैसे कि आपको पता होगा कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब और मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो यहाँ पर यूनिट भी क्या होगा इसकी, मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम। चलते हैं अब अगली यूनिट प्रॉपर्टी की ओर। अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज़ द रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है लिक्विड अमोनिया की। ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल होगी डेंसिटी ऑफ अमोनिया अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड रेफरेंस मैटर। तो लिक्विड में रेफरेंस मैटर हम लेते हैं वाटर, तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी निकालते हैं वो वाटर के रेफरेंस में ही निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे कि यह दिख रहा होगा कि लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ सैंपल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम निकाल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वही अगर मैं गैस की बात करूं तो यहाँ पर हम रेफरेंस के तौर पर लेते हैं एयर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है डेंसिटी ऑफ सैंपल अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, अगला पॉइंट है इट इज़ यूनिटलेस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी वैसे भी यूनिट कैंसिल हो जाती है, इसलिए ये एक यूनिटलेस प्रॉपर्टी बन जाती है। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। बस यही प्रॉपर्टी है शायद जो एग्ज़ाम में आ सकती है आपके फ्लूइड डायनेमिक्स से या प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कंसिडरेशन की बात करूँगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे। जैसे कि पहला है बेस्ड ऑन फ्लूइड प्लेस्ड ऑन फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पर ये 4 टाइप के फ्लो होते हैं, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अगला है बेस्ड ऑन फ्लो वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो 3 टाइप के फ्लो होते हैं, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और ट्रांजिशनल फ्लो। ठीक है, जिनके हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इनकी मैंने डेफिनेशन सब कवर कराऊंगा। अगली है बेस्ड ऑन विस्कोसिटी इफेक्ट। अगर मैं विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो 2 तरह से हम फ्लूइड फ्लो को डिवाइड कर सकते हैं, एक है विस्कस फ्लो और दूसरा है नॉन विस्कस फ्लो। नॉन विस्कस फ्लो को ही आइडियल फ्लो का नाम देते हैं। ठीक है, अगला है आपका बेस्ड ऑन कंप्रेसिबिलिटी। अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग इनकम्प्रेसिबल फ्लो और कंप्रेसिबल फ्लो होते हैं। लास्ट बेस्ड ऑन फ्लो डायमेंशन। अगर डायमेंशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो 1D फ्लो, 2D फ्लो और 3D फ्लो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, अगर सिर्फ टाइप्स आते हैं तो सब आपको ये लिखने हैं, और बाकी अगर इनकी डेफिनेशंस आती है, ठीक है, तो वो मैं अगले टॉपिक में आपको कवर कराऊंगा। चलिए चलते हैं डेफिनेशंस की ओर। पहला फ्लो है स्टेडी फ्लो। ठीक है, स्टडी का मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लगातार जो चलता रहे। ठीक है ना, एक जैसा हो, अलग अलग ना हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम। कि अगर मान लो ये कोई पाइप है, यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ इस पॉइंट पर
जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती है? प्रेशर हो सकती है, ठीक है, वॉल्यूम हो सकता है, विस्कोसिटी हो सकती है। ये सभी चीज़ें हमारी किसी भी पॉइंट पर सेम रहती है। वही अगर अनस्टेडी फ्लो की बात करूं तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ एट अ पॉइंट चेंज विद टाइम, तो टाइम के साथ हमारी अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है किसी पॉइंट के लिए तो उस फ्लो को हम अनस्टेडी फ्लो कहते हैं, ठीक है। अगला है यूनिफॉर्म फ्लो। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट अलोंग द फ्लो डायरेक्शन, कि अगर जैसे कि आपको पाइप दिख रहा है यहाँ पर, इस पाइप में जितने भी पॉइंट है अगर उन पॉइंट पर सभी पॉइंट पर फ्लूइड प्रॉपर्टीज सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। स्टडी फ्लो में हम एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर हम पूरे पाइप में जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म फ्लो। वही नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है? फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग द फ्लो डायरेक्शन, कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, तो हर पॉइंट पर प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, तो उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो ये आपके हो गए एक तरह के। अगले अब चलते हैं अगले टाइप के फ्लूइड फ्लो के बारे में, जो कि है लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और ट्रांजिशनल फ्लो, ठीक है। लेमिनार की बात करते हैं। अ टाइप ऑफ फ्लो वेयर द फ्लूइड मूव्स इन पैरेलल लेयर्स, जहाँ पर फ्लूइड हमारा पैरेलल लेयर्स में फ्लो करे, ठीक है, और विद नो डिसरप्शन बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी डिसरप्शन ना हो, मिक्सिंग ना हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो, ठीक है। ऐसा फ्लो ऑर्डरली और स्मूथ होता है। जब हम इस फ्लो को अपनी आंखों से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फ्लो हो ही नहीं रहा, ठीक है, वो पोर्शन हमारा फ्रीज हो गया हो, लेकिन वहाँ पर लगातार फ्लो होता रहता है, ठीक है। ये बेसिकली वैसे ऑयल में ये वाला फ्लो होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे जो फ्लो है वो पैरेलल लेयर्स में वर्क करती है, ठीक है, या मूव करती है। अगला है टर्बुलेंट फ्लो। ये लेमिनार फ्लो का बिल्कुल अपोजिट है। अ टाइप ऑफ फ्लो कैरेक्टराइज्ड बाय काओटिक चेंजेस इन प्रेशर एंड फ्लो वेलोसिटी। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? यहाँ पर लेयर्स की मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर होते हैं, फ्लो वेलोसिटी होती है, ठीक है, इसलिए इसे ये बना देता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये एक लेयर है, दूसरी लेयर है और ये ऊपर चली गई, ठीक है, तीसरी लेयर है और ये चौथी लेयर है और ये ऐसे चली गई, ठीक है, पांचवी लेयर इस तरह से चली गई। तो यहाँ पर लेयर्स की मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी और प्रेशर वर्क कर रहा है। जो भी हमारे मैक्सिमम फ्लो होते हैं वो टर्बुलेंट फ्लो ही होते हैं। रिवर्स में आप देखते होंगे कि वहाँ पर एक लेयर दूसरे लेयर से मिक्स करती होती है, क्योंकि नीचे जो सरफेस होती है जिस पर वो फ्लो मोशन में है वो स्मूथ सरफेस नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर हमारे एडीज़ और वोर्टिसेस बन जाते हैं, ठीक है, और बाकी फ्लो में इनस्टेबिलिटी भी आ जाती है। अगले फ्लो के बारे में बात करते हैं। अगला फ्लो है ट्रांजिशनल फ्लो, अ फ्लो दैट एग्जिस्ट बिटवीन लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। ये लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में एक फ़्लो है, ठीक है, जहाँ पर हमें कभी कभी मोशन पैरेलल लेयर्स में और कभी कभी मिक्सिंग में मिलता है, ठीक है। द फ्लो कैन अल्टरनेट बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट स्टेट्स, ठीक है, कभी कभी लेमिनार स्टेट्स में, कभी कभी टर्बुलेंट स्टेट्स में फ्लो वर्क करता है, तो उसे हम ट्रांजिशनल फ्लो कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अब अगले टाइप्स की ओर। अगले दो बहुत इम्पोर्टेंट फ्लो है, पहला है विस्कस फ्लो और दूसरा है नॉन विस्कस फ्लो। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा होगा, ठीक है, नॉन विस्कस, जहाँ पर विस्कोसिटी वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो पढ़ते पहले विस्कस फ्लो के बारे में। फ्लो वेयर विस्कस फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट, जहाँ पर विस्कस फोर्स एग्जिस्ट करती है या सिग्निफिकेंट होती है, तो उसी को हम विस्कस फ्लो बोलते हैं।
द फ्लूइड एग्जिबिट्स रेसिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, विस्कोसिटी क्या होती है कि लेयर्स के बीच में जो रेसिस्टेंस होता है या इंटरनल फ्रिक्शन होता है, उसी की वजह से हमारा फ्लो वर्क करता है या मूव करता है। तो उसी टर्म को, फ्रिक्शन को या रेसिस्टेंस को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर रेसिस्टेंस भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वही अगर नॉन विस्कस फ्लो की बात करो, ठीक है, इट इज़ एन आइडियलाइज्ड फ्लो, ये एक आइडियलाइज्ड फ्लो है। ये क्यों है, क्योंकि ऐसा फ्लो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हम मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर एजम्पशंस। ठीक है, वेयर विस्कस फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, जहाँ पर विस्कस फोर्स नेग्लिजिबल होती है, होती ही नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले फ्लो की ओर। अगले दो फ्लो हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो और कंप्रेसिबल फ्लो। तो इनकम्प्रेसिबल के बारे में बात करते हैं। अ फ्लो वेयर फ्लूइड डेंसिटी रिमेन्स नियरली कांस्टेंट, जहाँ पर फ्लूइड डेंसिटी लगभग कांस्टेंट होती है, वो प्रेशर देने के बाद भी नहीं बदलती है, तो उसी को हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, मोस्टली लिक्विड में जो फ्लो होता है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि मान लीजिए एक आपने बर्तन में लिक्विड भर लिया है, ऊपर से आप पिस्टन द्वारा प्रेशर लगा रहे हैं, तो लिक्विड क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, उसको कंप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमें इससे ये पता लगता है कि कंप्रेस करने के बाद भी जो फ्लूइड कंप्रेस ना हो तो उसकी डेंसिटी लगभग कांस्टेंट होती है। ठीक है, वो बदलती नहीं है, या जबकि प्रेशर बढ़ा लो या घटा लो तो उसी को उस अगर मैं फ्लूइड को फ्लो करूँ तो वह हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। ठीक है, वही अगर गैस के बारे में बात करूँ तो जब इसी बर्तन में अगर आप गैस रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए दूसरा बर्तन है, यहाँ पर आप गैस रखते हैं और इस यहाँ पर हम इसे कंप्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कंप्रेस होके अपना वॉल्यूम घटा लेगी। ठीक है, तो हमें ये पता लगता है कि गैस डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग डेंसिटी शो करती है। तो यहाँ पर प्रेशर के अकॉर्डिंग गैस की डेंसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर गैस का कोई फ्लो होगा तो उस फ्लो को हम कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। ठीक है, तो अ फ्लो वेयर लिक्विड डेंसिटी वेरीज, जहाँ पर फ्लूइड की डेंसिटी वेरीज करती है इन रेस्पॉन्स टू प्रेशर चेंज। ठीक है, तो जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो अलग अलग वहाँ पर गैस की डेंसिटी बन जाती है, तो उसी गैस के फ्लो को हम कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इनकम्प्रेसिबल फ्लो और कंप्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो लिक्विड में होता है और कंप्रेसिबल फ्लो गैस में होता है। ठीक है, ये हो गए आपके सारे टाइप्स। चलिए चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के मैं ये टॉपिक कवर कराऊंगा जो आपके क्वेश्चन AKTU में आ चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की, ये क्या होती है। अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो, द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप। ठीक है, अगर मैं एक पाइप लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यहाँ पर अलग होगा और यहाँ पर दूसरे साइड में मान लीजिए अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए V1 है और यहाँ पर एग्जिट पर वेलोसिटी V2 है। ठीक है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट होगा A1 V1 और वहाँ पर एग्जिट पर प्रोडक्ट होगा A2 V2। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट होते हैं ये हमेशा सेम होते हैं। ठीक है,
तो यही डेफिनेशन में कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एनी गिवन पॉइंट अलोंग द पाइप इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो Q इज इक्वल टू A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मैंने शो कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर Q क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट। यहाँ पर फ्लो रेट को मैंने Q से डिनोट किया है। A क्या है, फ्लो एरिया या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और V क्या है, फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कि बहुत सिंपल है, और मैं इसका डेरिवेशन भी आगे कराऊंगा। तो पहले बात करते हैं एजम्पशन की ओर, कि जब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं या उसकी बात करते हैं तो कुछ एजम्पशन हम लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला एजम्पशन है फ्लूइड फ्लो मस्ट बी स्टडी। तो पहली बात कि हमारा स्टडी फ्लो वर्क करना चाहिए पाइप के अंदर। ठीक है, और स्टडी फ्लो मैंने क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट पर जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ रहती है वो टाइम के साथ बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पशन है कि फ्लो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि जो डेंसिटी होगी फ्लो में, कहीं भी अगर हम डेंसिटी को चेक करें तो वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, यहाँ पर कंप्रेशन अलाउ नहीं है, ये कंप्रेस करने के बाद हमारे फ्लूइड कंप्रेस होगा ही नहीं, तो वहाँ पर डेंसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं अगले एजम्पशन की ओर, द फ्लूइड फ्लोइंग इन द ट्यूब इज़ नॉन विस्कस। यहाँ पर जो भी हम फ्लूइड को फ्लो करेंगे ट्यूब में उसको हम नॉन विस्कस मान के चलेंगे। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा म्यू है या विस्कोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अगले एजम्पशन के बारे में बात करते हैं, द ट्यूब इज़ हैविंग अ सिंगल एंट्री, एक सिंगल एंट्री होनी चाहिए और सिंगल एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, तो वहीं पर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की ओर। तो ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशन। यहाँ पर आप फिगर में देखिए, एक पाइप लिया है। ठीक है, तो पाइप एक इसका बॉटम, लोअर बॉटम या लोअर पार्ट है। ठीक है, ये लोअर पार्ट है और ये अपर पार्ट है। तो लोअर पार्ट की अगर तरफ आप देखते हैं तो लोअर पार्ट में जो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, और हम मान के चलते हैं कि डेल्टा T टाइम में हमारा फ्लूइड डेल्टा X1 मूव करता है। ठीक है, वही दूसरी ओर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, और डेल्टा T टाइम में, क्योंकि टाइम तो सेम ही रहेगा, डेल्टा T टाइम में हमारा जो फ्लूइड फ्लो करता है वो डेल्टा X2 करता है। इन्हीं दो तीन चीज़ों को कंसिडर करके मैं डेरिवेशन को शुरू करता हूँ। ठीक है, देखते हैं। लेट अस कंसीडर दैट द फ्लूइड फ्लोज इन द ट्यूब फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन डेल्टा T। जो हम फ्लूइड फ्लो देखेंगे वो सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के देखेंगे, डेल्टा T के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम द फ्लूइड विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा X1 विद अ वेलोसिटी ऑफ V1 इन द लोअर पार्ट ऑफ द पाइप। तो जैसे कि मैंने बताया कि डेल्टा T टाइम में जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो डेल्टा X1 डिस्टेंस फ्लो करेगा, और किस वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से लोअर पार्ट में। वही दूसरी ओर अपर पार्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर डेल्टा T टाइम में फ्लूइड फ्लो करेगा डेल्टा X2 डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी V2। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन ये डेरिवेशन बहुत आसान होने वाला है फिर। ठीक है, तो आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ देखते हैं तो V1 क्या होगा, V1 होगा डेल्टा X1 अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ से हम डेल्टा X1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी V1 इंटू डेल्टा T। ठीक है, चलते आगे। नाउ इन द लोअर पार्ट ऑफ द पाइप, लोअर पार्ट के बारे में बात करूं, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लो इन द पाइप इज। तो यहाँ पर
वॉल्यूम कितना हो जाएगा डेल्टा टी टाइम में, हमारा V1 इज इक्वल टू A1 इंटू डेल्टा x1। यहाँ पर A1 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटू ये हो गई आपकी डिस्टेंस। तो वैसे भी आपको पता होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, जब हम फ्लो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो A1 सेम रहेगा और डेल्टा x1 की वैल्यू अभी अभी आपने ऊपर निकाली है, जो कि है V1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, चलते आगे। अब आपको पता होगा कि मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको पता होगा डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम डेंसिटी के पास ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रो इंटू वी या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मास हम ले लेते हैं डेल्टा m1। शुरुआत में हमारा डेल्टा m1 मास मूव हुआ फ्लूइड का। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो गई हमारी रो1, डेंसिटी हो गई हमारी रो1 और वॉल्यूम हो गया V1। ठीक है, रो1 ऐसे ही रखेंगे और V1 की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर निकाली है, जिसकी वैल्यू है A1 V1 T डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेल्टा m1 की वैल्यू। अब बात करेंगे मास फ्लक्स। लोअर पार्ट में मास फ्लक्स क्या होगा, एक्चुअली मास फ्लक्स जो होता है वो डेल्टा टी टाइम में कितना मास मूव हुआ उसी को हम बोलते हैं मास फ्लक्स। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में लोअर पार्ट में हमारा डेल्टा m1 मास मूव हो रहा है। ठीक है, तो मास फ्लक्स एट लोअर पार्ट कितना हो गया, डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा m1 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, रो1 A1 V1 डेल्टा टी अपॉन नीचे आ गया डेल्टा टी, जिससे ही कैंसिल हो गया, तो ये आ गया रो1 A1 V1। ठीक है, तो लोअर पार्ट में जो मास फ्लक्स होगा वो होगा रो1 A1 V1। अगर सेम अपर पार्ट में अगर मैं मास फ्लक्स की बात करूं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी रो2 A2 V2। ठीक है, चलते आगे। अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन द मास फ्लक्स एट लोअर पार्ट इज इक्वल टू द मास फ्लक्स एट अपर पार्ट ऑफ द पाइप। अच्छा, ये मैंने एजम्पशन लिखवाया नहीं है, आप इसे लिख लीजिएगा, मैं भूल गया था। ठीक है, तो क्या होता है कि लोअर पार्ट में जो मास फ्लक्स होगा और अपर पार्ट में जो मास फ्लक्स होगा वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मास फ्लक्स लोअर पार्ट की वैल्यू आ गई ये रो1 A1 V1 और अपर पार्ट के लिए मास फ्लक्स होगा रो2 A2 V2। तो हमें क्या पता लगा कि अगर पाइप में किसी भी क्रॉस सेक्शन पे या पॉइंट के बारे में बात करो तो वहाँ पर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो रो AV हो गया हमारा कांस्टेंट। ठीक है, चलते आगे। अभी अभी हमने पढ़ा था कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो हम एजम्पशन में लेके चलते हैं, तो हमने क्या देखा कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज सेम थ्रू आउट द पाइप। पाइप में क्या होगा, डेंसिटी सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। तो रो1 इज इक्वल टू हो गया रो2। तो जब हम देखेंगे कि डेंसिटी भी कांस्टेंट है तो यहाँ पर हमारा निकलेगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, Q इज इक्वल टू AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पाइप में अगर हम कहीं भी किसी भी पार्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। इसी को बोलते हैं हम कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो एरिया की यूनिट हो गई आपकी मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की आपकी यूनिट हो गई मीटर अपॉन सेकंड। तो यहाँ पर जो फ्लो रेट की यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब अपॉन सेकंड। तो बेसिकली वो क्या हो गया, वो हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से और भी डेरिवेशन है जो बनते हैं लेकिन वो कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगली आपकी बर्नौली थ्योरम। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं आने वाला है, डेरिवेशन नहीं आने वाला है, तो सिंपल ही आ सकता है कि बर्नौली थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं। इट स्टेट्स दैट इन अ स्टडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अभी अभी एजम्पशन उन्होंने मानी थी कि एजम्पशन क्या लेकर चलते हैं, वो सभी थ्योरम में हम सेम एजम्पशन से ही
डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं एक स्टडी फ्लो, आइडियल फ्लो कौन सा होता है, नॉन विस्कस फ्लो, ठीक है, और ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, मतलब यहाँ पर गैस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लिक्विड की बात हो रही है, जहाँ पर उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। तो किसी भी स्टेडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो टोटल एनर्जी होती है हर पॉइंट पर वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो बात करूँ कि ये टोटल एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर हेड, ठीक है, ये आपकी होती है टोटल एनर्जी, और ये में से क्या होती है, कांस्टेंट होती है हर पॉइंट पर, ठीक है। तो डेरिवेशन से हमें एक बर्नौली इक्वेशन मिलती है जिसकी वैल्यू होती है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर P क्या है, P है प्रेशर ऑफ फ्लूइड, रो डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, V मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, और H हाइट ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर, ठीक है। तो अगर इसकी फिगर बनानी है तो फिगर ये बनेगी, ठीक है, ये H होती है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप सबको पता होगी कि G क्या होता है, रो क्या होता है, बाकी H मैंने बता दिया। हाइट ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर, इस पाइप के सेंटर से हम हाइट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसी को हम बर्नौली इक्वेशन में लेते हैं। तो ये आपकी हो गई बर्नौली इक्वेशन, जिसमें ये कहते हैं कि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर सेम रहती है। लेकिन सेम कब रहती है, जब हमारा फ्लो स्टेडी आइडियल फ्लो होगा और फ्लूइड कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बर्नौली थ्योरम। चलो अब देखते हैं आगे ये थ्योरम कहाँ यूज़ होती है। दिस थ्योरम और प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन एयरप्लेन विंग्स, ये एयरप्लेन विंग्स में यूज़ होती है, सेल बोट्स में, ठीक है, बोट्स में भी यूज़ होती है। बेसबॉल कर्व, जो आपकी बेसबॉल बनी होती है, ठीक है, उनके कर्व में, और इंजन्स में भी या फिन्स में भी हमारी बर्नौली इक्वेशन लागू होती है। तो चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर विंड पावर। विंड पावर का एक्सप्रेशन या फिर विंड एनर्जी की इक्वेशन या एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अब इसमें। विंड टरबाइन कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू मैकेनिकल पावर। हमारी आपने विंड मिल से देखी होगी, वहाँ पर बड़े बड़े टरबाइन के विंड ब्लेड्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जब एयर उनसे टकराती है, विंड उनसे टकराती है, तो वो ब्लेड मूव होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा कि विंड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उससे हम मैकेनिकल पावर को बना सकते हैं, ठीक है, और उस मैकेनिकल पावर से हम ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो होगा इसकी बेसिक जानकारी कि विंड टरबाइन क्या करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड विद मास m एंड वेलोसिटी v अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द वर्क डन इन डिसिप्लिन दैट विंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इस लाइन के बारे में अगर मैं बात करूं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, वही हमारी वर्क डन के इक्वल होती है जो हम ब्लेड पर लगता है विंड के द्वारा, ठीक है। तो अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। तो ये हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। आपको पता है कि डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास m अपॉन वॉल्यूम v के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी रो इंटू v, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो अभी अभी आपका आया कि m इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वी। रो क्या डेंसिटी और v क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ या डिस्टेंस के, ठीक है। अब इस m की वैल्यू को हम
इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करने के बाद हमें दिखता है कि हाफ m, ये m की वैल्यू है, इंटू वी स्क्वायर, ये बन जाता है। ठीक है, अब जैसे कि पता होगा कि पावर किसके इक्वल होती है, पावर इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी अपॉन टी, टी होता है टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ। ठीक है, जो कि बन जाएगा हाफ रो ए इंटू लेंथ इंटू वी स्क्वायर अपॉन टी। तो अपॉन टी हम ले लेंगे लेंथ के साथ, तो लेंथ अपॉन टी बन जाएगा हमारा वापस से वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारा P की वैल्यू आ जाएगी हाफ रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। तो विंड, यही इसको बोलते हैं विंड पावर, और तो विंड पावर की वैल्यू कितनी आ गई, P इज इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी आ गई विंड पावर की इक्वेशन। और पावर की यूनिट तो आप सबको पता होगी कि पावर की यूनिट होती है वाट। ठीक है, चलते आगे। ये तो आपका हो गया डेरिवेशन विंड पावर का या विंड एनर्जी का। ठीक है, अब देखते हैं स्मॉल चेंजेस इन विंड स्पीड। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पावर प्रोपोर्शनल है वी क्यूब, मतलब वेलोसिटी की क्यूब के। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, स्मॉल चेंज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उसकी वजह से पावर पर एक लार्ज इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर दूसरे इसको देखो, पॉइंट को देखो, इफ़ द विंड स्पीड डबल, अगर यहाँ पर विंड स्पीड को डबल कर दे, वी की जगह 2v कर दे। ठीक है, तो v की जगह जब 2v करेंगे तो v क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 8v क्यूब। ठीक है, तो ऐसा हमें इससे पता लगता है कि विंड स्पीड को अगर हम डबल करते हैं तो हमारी जो पावर होती है या एनर्जी होती है वो 8 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाती है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारी विंड पावर या विंड एनर्जी क्या होगी। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ये आपका डेरिवेशन हो गया विंड पावर या विंड एनर्जी के लिए। तो अगला हमारा टॉपिक है विंड मिल्स। विंड मिल्स क्या होती है, इसका प्रिंसिपल और वर्किंग क्या होता है। ठीक है, और ये किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ये मैं आपको इस टॉपिक में समझाऊंगा। तो बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन इन विंड मिल्स और विंड टर्बाइन। तो विंड मिल्स में और विंड टर्बाइन में जो पावर जनरेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है किस पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। तो हम विंड मिल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं वो मैं अब बताऊंगा। विंड पासेस ओवर द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। ठीक है, तो विंड जो पास होती है वो ब्लेड के थ्रू होती है, जो आप देखते होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक विंड मिल है। ठीक है, यहाँ पर जब एयर फ्लो होती है तो ये विंड हमारे क्या करते हैं, ये विंड ब्लेड हमारे घूमते हैं। ठीक है, एंड कॉजिंग द ब्लेड्स टू टर्न। ठीक है, जब विंड पास होती है तो ब्लेड टर्न होना चालू हो जाती है। रोटेटिंग ब्लेड्स रोटेट अ कनेक्टिंग शाफ्ट। यहाँ पर मिडिल में कनेक्टिंग शाफ्ट होती है, जिससे रोटेटिंग ब्लेड की वजह से ये शाफ्ट टर्न करने लग जाती है, घूमने लग जाती है। ठीक है, तो इन रोटेटिंग शाफ्ट से एक गियर बॉक्स कनेक्ट होता है, जो हमारी रोटेशन जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, देन फास्ट रोटेटिंग शाफ्ट ड्राइव्स अ जनरेटर, जिससे हमारी एक जनरेटर कनेक्ट होता है जो हमारा ड्राइव होना या ऑपरेट होना चालू हो जाता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या प्रोड्यूस होती है। द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड थ्रू पावर लाइंस। जो भी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हम पावर लाइंस के जरिए ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर हम उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर देते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फॉर फर्दर यूज़ के लिए या होम के लिए। ठीक है,
तो ये हमारा विंड मिल का ऑपरेशन होता है, ये वर्किंग होती है। तो एक बार मैं फिर इसको समझा देता हूँ कि विंड हमारे ब्लेड को टर्न करती है, ब्लेड से कनेक्ट होती है रोटेटिंग शाफ्ट, और रोटेटिंग शाफ्ट क्या मूव होना चालू हो जाती है। फिर रोटेटिंग शाफ्ट से गियर बॉक्स कनेक्ट होता है जो हमारी रोटेशनल स्पीड को बढ़ा देता है। इस रोटेटिंग शाफ्ट से हम जनरेटर को चलाते हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चालू हो जाती है। ये इलेक्ट्रिसिटी लोअर वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए हम इसे ट्रांसफार्मर में ट्रांसमिट कर देते हैं, जिससे ये हायर वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाती है और फर्दर यूज़ के लिए हम इसे आगे भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका विंड मिल। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विंड फार्म। एक्चुअली विंड फार्म क्या होता है, जब हम बहुत सारे विंड मिल एक जगह पर लगाते हैं और उन्हें कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं विंड फार्म। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। अ विंड फार्म इज़ अ ग्रुप ऑफ विंड मिल्स और विंड टर्बाइन इन द सेम लोकेशन यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज स्केल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक ही जगह पर जब हम बहुत सारे विंड मिल्स या विंड टर्बाइन लगा देते हैं तो हमें लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हमें मिलती है। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। विंड फार्म कैन बी लोकेटेड ऑन शोर। ये ऑन शोर पर भी लगाए जा सकते हैं। ऑन शोर का मतलब होता है लैंड पर लगाए जा सकते हैं या फिर ऑफ शोर लगाए जा सकते हैं, जैसे कि ओशियन में भी हम इनको लगाते हैं इन बॉडीज़ ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर में जब हम इन्हें लगाते हैं तो इन्हें ऑफ शोर बोलते हैं, और लैंड पर जब लगाते हैं तो इन्हें ऑन शोर बोलते हैं। ठीक है, दे वेरी इन साइज फ्रॉम अ फ्यू टर्बाइंस टू सेवरल हंड्रेड। तो विंड फार्म का साइज किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ विंड मिल्स पर या नंबर ऑफ टर्बाइंस पर, विंड टर्बाइंस पर। तो ये कुछ 10-15 भी हो सकती है और 100 या हज़ारों भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारे पास एरिया कितना है या फिर हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो हमें फुलफिल करनी है। अ विंड फार्म इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विंड पार्क। विंड फार्म को विंड पार्क भी कहते हैं, विंड पावर स्टेशन भी कहते हैं और विंड पावर प्लांट भी कहते हैं। तो ये इस नाम से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि विंड पार्क क्या होगा, विंड पावर स्टेशन क्या होते हैं या विंड पावर प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन दो पॉइंट के बारे में। दी गैंसू विंड फार्म जो कि हमारा चाइना में लोकेटेड है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड फार्म है जो कि लगभग 20 गीगावाट कैपेसिटी का है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। वही अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में द मुपेंडल विंड फार्म है जो कि हमारी कन्याकुमारी में है। ठीक है, ये इंडिया का लार्जेस्ट विंड फार्म है। इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 1500 मेगावाट है। तो ये आपके हो गए विंड फार्म। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विंड टर्बाइन डिज़ाइन। तो विंड टर्बाइन डिज़ाइन नहीं आएगा, लेकिन हमारा क्या आता है कि कौन कौन से फैक्टर विंड टर्बाइन डिज़ाइन पर अफेक्ट करते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो विंड टर्बाइन डिज़ाइन के ऊपर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है। ठीक है, इसलिए विंड टर्बाइन डिज़ाइन जब भी आए तो आपको यही लिखना है जो मैं इस टॉपिक में कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिज़ाइनिंग अ विंड टर्बाइन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को ध्यान में रखकर ही विंड टर्बाइन को डिज़ाइन करना होता है। तो हमें एरोडायनेमिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो बात करेंगे इनको अलग अलग कि ये सारे फैक्टर किस तरह से वर्क करते हैं विंड टर्बाइन में। इन एरोडायनेमिक डिज़ाइन वी डिज़ाइन द ब्लेड प्रोफाइल। हम एरोडायनेमिक डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करते हैं उसको देखेंगे। ब्लेड प्रोफाइल को, उनकी लेंथ और उनका ट्विस्ट किस तरीके से होता है, रोटर की डायमीटर जो कि ब्लेड रोटर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उनकी डायमीटर, टिप स्पीड रेशो। ठीक है, हम एरोडायनेमिक डिज़ाइन में इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, तभी हम विंड टर्बाइन को बनाते हैं। तो ये टिप स्पीड रेशो का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ द ब्लेड टिप
अपॉन विंड स्पीड। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले एस्पेक्ट की ओर। इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं। वी सेलेक्ट द ब्लेड मटेरियल। ठीक है, ब्लेड मटेरियल कौन सा होगा। ब्लेड मटेरियल फाइबर ग्लास रीएनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है। 90% हम इसी को यूज़ करते हैं, जिसे हम FRP भी कहते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं। डिज़ाइन द टावर टू सपोर्ट द नेसल। तो हम टावर को कैसे डिज़ाइन करना है ये भी हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में सीखते हैं। और टावर हमारा किसको सपोर्ट करता है, नेसल को और रोटर को सपोर्ट करता है। बेसिकली नेसल अगर मैं बात करूं, ये टावर है, तो टावर का ये जो हिस्सा होता है जहां पर रोटर, जनरेटिंग शाफ्ट, जनरेटर और ब्लेड का लोड वर्क करता है, या फिर वहाँ पर ब्लेड का लोड रहता है, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए हमें टावर को डिज़ाइन करना पड़ता है, जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम टरबाइन लोड। तो टरबाइन लोड को भी एनालिसिस हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में ही करते हैं। अब देखते हैं अगला एस्पेक्ट। अगला है इन मैकेनिकल डिज़ाइन। ठीक है, मैकेनिकल डिज़ाइन में हम क्या करते हैं। वी डिज़ाइन द नेसल, नेसल को डिज़ाइन करते हैं टू हाउस की कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनको, जैसे गियर बॉक्स लगा होता है, जनरेटर लगा होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, इनको हम ध्यान में रख के ही टरबाइन को डिज़ाइन करते हैं। वी आल्सो डिज़ाइन द ब्रेक सिस्टम। जब हमें टरबाइन को रोकना होता है, ब्लेड को रोकना होता है, तो हम ब्रेक सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको डिज़ाइन भी मैकेनिकल डिज़ाइन में ही कंसिडर करते हैं। तो वी डिज़ाइन द ब्रेक सिस्टम टू सेफ्टी स्टॉप। सेफ्टी स्टॉप के लिए हम ब्रेक सिस्टम को यूज़ करते हैं। द टरबाइन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की ड्यूरिंग भी हम इसको स्टॉप करते हैं। और हाई स्पीड कंडीशन, जब हमारे ब्लेड या विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तब भी हम ब्रेक सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे मैकेनिकल डिज़ाइन में इंक्लूड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में। इन इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन वी सेलेक्ट और डिज़ाइन अ जनरेटर, हम जनरेटर को डिज़ाइन करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कंसिडर करते हैं, जिससे हम कन्वर्ट करते हैं द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी टू द डिज़ायर्ड फॉर्म। ठीक है, जिसमें हमारा इन्वर्टर भी शामिल होता है। एंड कंट्रोल सिस्टम टू ऑप्टिमाइज टरबाइन परफॉर्मेंस, हम कंट्रोल सिस्टम को भी डिज़ाइन करते हैं जिससे हम टरबाइन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकें। तो ये हमारे 4 एस्पेक्ट हो गए, एरोडायनेमिक डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, मैकेनिकल डिज़ाइन और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन। इन सब को इंक्लूड करके ही हम विंड टरबाइन को डिज़ाइन करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है पैरामीटर्स रिलेटेड टू विंड टरबाइन। बेसिकली विंड वाला जो पोर्शन है वो लगभग 40 to 50% यही है इस वाली यूनिट में। ठीक है, तो विंड टरबाइन के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। व्हेन डिज़ाइनिंग एंड इवेल्युएटिंग विंड टरबाइन, जब हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो सेवरल की पैरामीटर्स आर कंसीडर्ड टू एंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को हाई रखने के लिए हम बहुत सारे की पैरामीटर्स हैं उनको चेक करते हैं। रिलायबिलिटी और इकोनॉमिक वायलेबिलिटी को अच्छा करने के लिए हम ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के विंड टरबाइन को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से पैरामीटर है इसको हम देखेंगे। पहला है हमारा रेटेड पावर। ठीक है, इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। द मैक्सिमम पावर आउटपुट द टरबाइन कैन प्रोड्यूस अंडर ऑप्टिमल विंड कंडीशन। तो जिस विंड कंडीशन के लिए हमारी विंड टरबाइन बनी है, उस कंडीशन में जो मैक्सिमम पावर आउटपुट आता है उसी को हम रेटेड पावर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कट इन विंड स्पीड, द मिनिमम विंड स्पीड एट विच द टरबाइन स्टार्ट्स। जिस विंड स्पीड पर, मिनिमम विंड स्पीड पर हमारी टरबाइन मूव करना स्टार्ट होती है, उसी को हम कट इन विंड स्पीड कहते हैं। ठीक है, अगला है कट आउट विंड स्पीड, द विंड स्पीड एट विच द टरबाइन शट्स डाउन टू प्रिवेंट डैमेज। तो एक लिमिट होती है विंड स्पीड की कि उस लिमिट के बाद हमारी टरबाइन को शट डाउन करना पड़ता है, वरना हमारी टरबाइन में डैमेज होना चालू हो जाएगा। तो उस फाइनल स्पीड
जहाँ पर हम टरबाइन को शट डाउन करना पड़ता है, ब्रेक सिस्टम लगाने पड़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं कट डाउन विंड स्पीड। ठीक है, तो कट डाउन विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कट इन विंड स्पीड। अब चलते हैं अगले पैरामीटर की ओर। अगला पैरामीटर है रोटर डायमीटर्स, द डायमीटर ऑफ द टरबाइन रोटर ब्लेड्स। तो जो विंड मिल पर जो रोटर पर ब्लेड लगे होते हैं, उनकी जो डायमीटर होती है, ठीक है, उसी को हम रोटर डायमीटर कहते हैं। वही डिसाइड करती है कि हमारी कितनी विंड एनर्जी कैप्चर होगी। ठीक है, अगला है हब हाइट, द हाइट ऑफ द टरबाइन हब फ्रॉम द ग्राउंड। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक विंड मिल है, ठीक है, ये इसका होता है हब। यहाँ से लेकर ग्राउंड तक जो हाइट होती है उसी को हम हब हाइट बोलते हैं। ठीक है, द हाइट ऑफ द टरबाइन हब फ्रॉम द ग्राउंड इम्पैक्टिंग विंड स्पीड एंड टरबाइन एफिशिएंसी। वही डिसाइड करती है कि विंड स्पीड हमारी कितनी इम्पैक्ट होगी, क्योंकि जितने ऊपर जाओगे उतनी विंड स्पीड ज़्यादा होती है, और वही डिसाइड करती है कि टरबाइन की एफिशिएंसी क्या होगी। अगला आपका टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेड्ज लॉ। ठीक है, ये भी एक ही ट्यूब में 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये बेड्ज लॉ के नाम से भी आ सकता है या फिर आ सकता है लॉ टू रिसीव मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। बेड्ज लॉ डेवलप्ड इन 1919। ठीक है, 1919 में डेवलप हुआ था, और किसने करा था? जर्मन फिजिसिस्ट ने, जिसका नाम एल्बर्ट बेट्स था। ठीक है, इसने क्या स्टेटमेंट दी थी कि नो विंड टर्बाइन कैन कैप्चर मोर देन 59.3% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन विंड। ठीक है, विंड में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका मैक्सिमम 59.3% ही हम विंड टर्बाइन द्वारा कैप्चर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज बैड्ज लिमिट। तो इसे ही हम बैड्ज लिमिट कहते हैं 59.3% को। एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फैक्टर, ये फैक्टर कितना होता है? 16/27, जो कि इसकी वैल्यू होती है 0.593। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 16/27 का मतलब 0.593 है, और उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 59.3% आती है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं बैड्ज कोफिशिएंट। ठीक है, अगर देखते हैं बैड्ज लिमिट स्टेट्स दैट, तो बैड्ज लिमिट से हमें क्या पता लगता है कि जो CP होता है, CP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो किसी भी विंड टर्बाइन की मैक्सिमम हो सकती है 16/27, जो कि होती है 59.3%। ठीक है, और ये सिर्फ सिंगल रोटर विंड टर्बाइन के लिए, मल्टीपल के लिए नहीं होता ऐसा। ठीक है, मल्टीपल के लिए चेंज हो जाती है। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू बैड्ज लॉ द मैक्सिमम एनर्जी फार्मूला। तो ये मैक्सिमम एनर्जी फार्मूला है जो कि आपने मैक्सिमम पावर, विंड पावर या विंड एनर्जी के लिए आपने जनरेट किया था, P = ½ ρAV³। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर होती है। अगर इसमें आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बैड्ज लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैड्ज लॉ, जो कि ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक आपका जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियो का मतलब यहाँ पर होती है अर्थ, और थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो अर्थ से मिलने वाली जो हीट होती है उसी को हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अब। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द हीट स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के जो अंदर हीट होती है, स्टोर हीट होती है, उसी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। दिस हीट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर, ये हॉट वाटर की फॉर्म में हो सकती है, हॉट गैसेस की फॉर्म में हो सकती है, और मोल्टन लावा की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो ज़मीन के अंदर जो भी गर्म चीज़ होगी वो उसे ही हम जियोथर्मल एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट अगर हम लगाए उस जगह पर जहाँ पर हमें जियोथर्मल एनर्जी मिल रही है, तो हम उस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जियोथर्मल हीट पंप्स
आर यूज फॉर हीटिंग एंड कूलिंग बिल्डिंग्स। अगर हम उस जगह पर हीट पम्प्स लगाए, ठीक है, उससे हम बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे है जियोथर्मल एनर्जी इज़ अ रिलायबल, ये एक रिलायबल प्रोसेस है। कंसिस्टेंट एनर्जी सोर्स है, ठीक है, जो हमें अर्थ से लगातार मिलती रहती है। नॉट सब्जेक्ट टू द फ्लक्चुएशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मार्केट और वेदर कंडीशन। जैसे कि हमें पता होगा कि वेदर कंडीशन मार्केट के अकॉर्डिंगली हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, तो उनकी फ्लक्चुएशन होती रहती है, उनके रेट में गिरावट होती रहती है या रेट में कन्वर्जन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो अगर हम उसको ध्यान में रख कर देखें तो ये एक कंसिस्टेंट एनर्जी सोर्स है जो हमें लगातार मिलती रहती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक जियोथर्मल एनर्जी। अब देखते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होता है। ये एक जियोथर्मल पावर प्लांट का फिगर है। ठीक है, यहाँ पर पहला लूप ये रहा जो कि सभी पावर प्लांट में होता है। ठीक है, और दूसरा लूप ये रहा नीचे वाला जो जियोथर्मल एनर्जी का पर्टिकुलर लूप है। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट में प्रोडक्शन वेल से। ठीक है, प्रोडक्शन वेल एक्चुअली ये एक जियोथर्मल जोन है जहाँ पर हमें गर्म पानी या गर्म गैसें होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वेल बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली दो वेल बनाते हैं, एक प्रोडक्शन वेल और एक इंजेक्शन वेल। तो प्रोडक्शन वेल से हम जियोथर्मल मटेरियल पंप के द्वारा हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड ये जियोथर्मल जो फ्लूइड होता है वो वापस इंजेक्शन वॉल में चला जाता है। तो इस जियोथर्मल फ्लूइड का क्या हुआ, हीट एक्सचेंजर में हम इससे हीट अपने दूसरे लूप वाले वर्किंग फ्लूइड को दे देते हैं। ठीक है, तो ये वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, ये वर्किंग फ्लूइड हाई टेम्परेचर का बन जाता है जिससे हम इसे टरबाइन में भेज के टरबाइन को चलाते हैं और फिर टरबाइन को चलने के बाद ये जनरेटर से कनेक्ट होती है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, तो टरबाइन से निकलने के बाद ये वर्किंग फ्लूइड कंडेंसर में ठंडा होता है और वापस से हीट एक्सचेंजर में गर्म होने के लिए चला जाता है। तो ये आपका पहला लूप ये काम करता है और दूसरा लूप जियोथर्मल एनर्जी वाला काम करता है। चलिए आगे चलते हैं, इसको एक बार देखते हैं। इन जियोथर्मल पावर प्लांट द हीट एनर्जी फ्रॉम द जियोथर्मल फ्लूइड, जियोथर्मल फ्लूइड से हम हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं अपने वर्किंग फ्लूइड में। ठीक है, जो कि हीट एक्सचेंजर में सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, एज द रिजल्ट द वर्किंग फ्लूइड वेपोराइजेस। ठीक है, इससे हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है जिससे हम टरबाइन को ड्राइव करते हैं। द स्पेंड फ्लूइड पासेस थ्रू द कंडेंसर, जो कि जिस वर्किंग फ्लूइड ने टरबाइन को चलाया उसको हम स्पेंड फ्लूइड बोलते हैं, और ये हमारा कंडेंसर में जाता है और वहाँ पर कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, और इस कूल डाउन को वापस से हम हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं जिससे हमारी साइकिल रिपीट होती रहती है। द जियोथर्मल फ्लूइड इज़ इंजेक्टेड बैक इनटू द रिजर्वायर, और वापस से हम जो जियोथर्मल फ्लूइड था जो हमने प्रोडक्शन वेल से निकाला था वापस हम इंजेक्शन वॉल में हम इसे भेज देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जियोथर्मल पावर प्लांट, इसके एडवांटेज, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि हमें लगातार मिलती रहेगी जब तक हमारी अर्थ रहेगी। ठीक है, नो हार्मफुल गैसेस एमिटेड, क्योंकि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स नहीं है तो यहाँ पर कोई हार्मफुल गैसेस भी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो होती है वो नेग्लेजिबल होती है क्योंकि हमें अर्थ से फ्री में मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल कॉस्ट आती है वो आती है 40 to 60%। ठीक है, अगर हम अदर प्लांट्स को कंपैरिजन में लाए। ठीक है, अगला है शॉर्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसको बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ये आसानी से बन जाता है। तो ये हो गए आपके 6 एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसके डिसएडवांटेज कम होते हैं। पहला होता है अवेलेबिलिटी एट सर्टेन रीजन्स ओनली, क्योंकि ये कुछ ही जगह पर मिलता है। ठीक है,
वेयर मैग्मा इज़ नियरर टू द सरफेस, और ये कहाँ मिलता है, जहाँ पर सरफेस के आसपास हमारा मैग्मा हो, ठीक है, वही उस रीजन में हमें ये जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। दूसरी इसकी डिसएडवांटेज है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, 10 to 12%। वो इसलिए होती है क्योंकि जो हमें जियोथर्मल मटेरियल मिलता है उसका टेम्परेचर ऑलरेडी लो होता है, ठीक है। अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊं तो हमारा हिमाचल प्रदेश में एक तातापानी जगह है जो कि मंडी ज़िला में है, ठीक है। वहाँ पर हमारा जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट है। वहाँ पर ज़मीन से गर्म पानी निकलता है और शायद कोई रिवर है, सतलज रिवर, उसमें मिक्स हो जाता है। अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। ये भी हमारा एक टॉपिक आ चुका है कि एक्सट्रैक्शन किस तरीके से हम जियोथर्मल एनर्जी करते हैं। तो देखते हैं, जियोथर्मल रिसोर्सेस आर आइडेंटिफाइड थ्रू जियोलॉजिकल सर्वेज। पहले जियोलॉजिकल सर्वेज किए जाते हैं और एक्सप्लोर करा जाता है उसके आसपास की जगह को, कि वहाँ पर कोई रह तो नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है अगर हम वहाँ से जियो थर्मल रिसोर्सेस को निकालें या कोई पावर प्लांट लगाए। आगे देखते हैं, फोकसिंग ऑन एरियाज विद हाई हीट फ्लो, ठीक है। तो हम उस एरिया पर भी फोकस करते हैं जहाँ पर हमारा हीट फ्लो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ऑफन नियर टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज ओवर वोल्केनिक रीजन्स। तो ये एक्सट्रैक्शन हमें कहाँ से मिलता है, लगभग या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ पर बहुत टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बाउंड्री है वहाँ से ये सोर्सेज बाहर निकलती है, या फिर आसपास कोई अगर वोल्केनिक रीजन है तो, ठीक है। अगला लगते हैं, वेल्स आर ड्रिल्ड इनटू द जियोथर्मल रिजर्वायर। यहाँ पर हमारे वेल्स ड्रिल करे जाते, कुएं खोदे जाते हैं टू एक्सेस स्टीम या हॉट वाटर को निकालने के लिए, ठीक है, जो कि ट्रैप्ड होता है अंडरग्राउंड में ट्रैप्ड होता है। तो ये हमारा हो गया जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन। हम इस तरीके से करते हैं, पहले सर्वे करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, हाई हीट फ्लो वाली जगह को ढूंढते हैं, और ये जगह कौन कौन से हो सकती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज हो सकती है, वोल्केनिक रीजन के आसपास का एरिया हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइडल एनर्जी। तो बेसिकली टाइडल एनर्जी आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पर टाइड्स अवेलेबल होती है, लहरें अवेलेबल होती है, वहीं से हम टाइडल एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। और टाइड्स कहाँ होती है, टाइड्स बेसिकली ओशियंस में होती है। तो हम टाइडल एनर्जी हमें कहाँ मिलती है, ओशियन से मिलती है, ठीक है। चलिए चलते हैं। टाइडल एनर्जी और टाइडल पावर इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर। ये एक हाइड्रो पावर है, ठीक है। और हाइड्रो पावर में क्या होता है, कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम टाइड्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइड्स में जो एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर उस एनर्जी का हम किसी और वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ड्रिवन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द अर्थ ओशियन। तो पहली बात तो ये कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है। और ये जो टाइड्स बनती है वो बनती हैं मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल से, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल पुल हमारा सरफेस पर नहीं लगता है, हमारे सिर्फ अर्थ के जो ओशियंस होते हैं उन्हीं पर लग सकता है। जब ओशियन के ऊपर मून या सन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो एक ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, उस ओशियन को खींचता है अपनी ओर। और जब वहाँ से वो मून या सन ओशियन के ऊपर से हट जाता है तो वो ग्रेविटेशनल पुल कमज़ोर हो जाता है और वो ओशियन की जो सरफेस होती है वो वापस से नीचे आती है, इसलिए हमारी टाइड्स बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। पहला एडवांटेज है रिन्यूएबल एंड प्रेडिक्टेबल एनर्जी सोर्सेस। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है और प्रेडिक्टेबल एनर्जी सोर्सेस है। हमें पता रहता है कि पहले से क्या होने वाला है, कौन सी टाइड आने वाली है, मून कहाँ है, सन कहाँ है, ठीक है। तो टाइड्स किधर आएगी, कितने प्रेशर से आएगी, कितनी स्पीड से आएगी, तो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये है। दूसरा है एडवांटेज लो ऑपरेशन कॉस्ट,
ठीक है। तीसरा है नो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्योंकि रिन्यूएबल है तो ये चीज़ें तो होएगी, ठीक है। अगला है लॉन्ग लाइफ स्पैन, अगर हम टाइडल पावर प्लांट बनाते हैं तो इसके लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा अगला होता है पोटेंशियल फॉर एनर्जी स्टोरेज। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। पहली बात तो हाई इनिशियल कॉस्ट आती है, जब हम शुरुआत में इसका पावर प्लांट लगाते हैं तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ये ओशियन पर बनाना पड़ता है। अगला एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, इसका एनवायरनमेंट पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और किस पर पड़ता है, मरीन इकोसिस्टम पर, क्योंकि ओशियंस में बहुत सारे हमारे फ़िश वगैरह रहती है, तो उन पर जब इससे कोई वेस्ट निकलेगा वो हमारा ओशियन में जाएगा, और जिससे हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होने ही वाला है, ठीक है। अगला डिसएडवांटेज है लिमिटेड सूटेबल लोकेशन। ये टाइड्स जो हम पावर प्लांट बनाते हैं तो जिस वेलोसिटी की या जिस हाइट की हमें चाहिए उसके लिए हमारे पास कुछ ही लोकेशंस होती है, ठीक है, हम हर जगह नहीं बना सकते हैं। अगला है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंजेस। तो इसको बनाने के लिए, क्योंकि ओशियन पर पावर प्लांट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की आवश्यकता होती है, और उसके लिए कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया, क्या टाइडल पावर प्लांट इंडिया में बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। एज ऑफ नाउ टाइडल एनर्जी इन इंडिया इज़ स्टिल इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, अभी भी स्टिल एज में अर्ली एज में है और ये डेवलप हो रही है, ठीक है। तो इसका कोई पावर प्लांट अभी टाइडल का नहीं है, इंडिया में तो नहीं है। इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड सेवरल साइट्स, इन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई की है, ठीक है, और विद द पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी। तो कुछ ही जगह आपको पहले से बताया था कि इसका डिसएडवांटेज होता है कि लिमिटेड सूटेबल लोकेशंस होती है। तो हमें 3 लोकेशंस मिली है, जो कि पहली है द गल्फ़ ऑफ कैम्बेट जो कि गुजरात में है, गल्फ़ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, और सुंदरबन और वेस्ट बंगाल के पास वाली जो एरिया है वहाँ पर हम टाइडल पावर प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली जो है गल्फ़ ऑफ कैम्बेट, यहाँ पर हमारा वर्क चल भी रहा है 2012 से, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंजेस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है सिंगल बेसिन सिस्टम और 2 बेसिन सिस्टम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है और सिर्फ एक बार एक ही ट्यूब में आया, तो मैंने इसको कवर करा दिया है, ठीक है। कोर्स में ये नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं इसको कवर करा देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो बात करते हैं सिंगल बेसिन सिस्टम। अ सिंगल बेसिन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन टाइडल बेसिन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ बैरेज डैम अक्रॉस एन एस्चुरी और बे। तो सिंगल बेसिन सिस्टम एक वन टाइडल बेसिन होता है, ठीक है, और जो कि क्रिएट किया जाता है एक डैम बनाकर, और ये डैम कहाँ बनाया जाता है, ये बे पर बनाया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, या फिर अरब ओशियन की ओर। अगर देखते हैं दिस सिस्टम यूटिलाइजेस द नेचुरल राइज, कि जैसा भी हमारा नेचुरल राइज होता है या डाउन होता है या फॉल होता है टाइड्स का, उसी से हम इस सिस्टम को चलाते हैं, सिंगल बेसिन सिस्टम को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन 2 बेसिन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इट हैज़ सिंपलर डिज़ाइन, बहुत आसान डिज़ाइन होता है, और लोअर इनिशियल कॉस्ट आती है, ये इसका एडवांटेज है। अगर डिसएडवांटेज के बारे में बात करूँ, एनर्जी जनरेशन इज़ इंटरमिटेंट डिपेंडेंट ऑन टाइडल साइकिल। तो एनर्जी जनरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा नेचुरल राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इन दोनों पर, इसलिए ये टाइडल साइकिल पर डिपेंड करता है, तो इसलिए हमारे डिसएडवांटेज है। आगे चलते हैं 2 बेसिन सिस्टम की ओर। तो 2 बेसिन सिस्टम में 2 अलग अलग बेसिन बनाए जाते हैं, ठीक है, एक अपर बेसिन बनाया जाता है और एक लोअर बेसिन बनाया जाता है, ठीक है। तो एक अपर बेसिन हमारा हाई टाइड के लिए यूज़ किया जाता है और लोअर बेसिन लो टाइड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जी जनरेशन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। द वाटर फ्लोज बिटवीन अपर एंड लोअर बेसिन्स थ्रू टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
तो अपर बेसिन और लोअर बेसिन के थ्रू हमारे टाइड फ्लो होती है और टरबाइन को चलाया जाता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। इट इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन, अलाउज इट इन वेराइंग टाइडल कंडीशन। ये अलग अलग टाइडल कंडीशन में भी वर्क करता है, चाहे हाई टाइड हो चाहे लो टाइड हो, इसलिए ये कंसिस्टेंट प्रोसेस है। ठीक है। और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में, क्योंकि ये 2 बेसिन सिस्टम है। ठीक है। यहाँ पर 2 डैम बनाने पड़ते हैं, इसलिए मोर कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली डिज़ाइन होता है इसका। अगर बात करते हैं, क्योंकि ये सिंगल बेसिन से बड़ा सिस्टम होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, वो ज़्यादा होता है सिंगल बेसिन के कंपैरिजन में। ठीक है। ड्यू टू एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मैं बता चुका हूँ कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। तो ये आपके हो गए सिंगल बेसिन और 2 बेसिन। ठीक है। तो ये आपका एक बार आ चुका है, आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है। जिसे हम OTEC भी कहते हैं। नाम से पता लग रहा है कि ओशियन, पहली बात तो ओशियन में यूज़ होता है। ठीक है। और थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की मतलब ओशियन और हीट दोनों की बात हो रही है। ठीक है। तो ये मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझ रहा है इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आ चुका है। ठीक है। 1-2 बार नहीं, कई बार आ चुका है, आता रहता है एग्ज़ाम में। तो OTEC इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, वो तो सभी करते हैं। ठीक है। लेकिन कैसे करता है? बाय एक्सप्लॉइटिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म सरफेस वाटर्स एंड कोल्ड डीप ओशियन वाटर्स। जैसे कि आप अगर ओशियन में बात करेंगे कि ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसका टेम्परेचर अलग होता है, ये ज़्यादा होता है, और नीचे वाली जो डीप ओशियन का जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर अलग होता है। अगर हम बात करो कि ऊपर का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और डीप ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। तो इनके बीच में होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन या पावर प्लांट बनाते हैं। ठीक है। इस टेम्परेचर डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए चलो अब देखते हैं। पहला पॉइंट, वार्म वाटर फ्रॉम द सरफेस इज़ पम्प्ड थ्रू अ हीट एक्सचेंजर। हम क्या करते हैं कि ऊपर का जो गर्म पानी होता है सरफेस का, उसको हम पम्प्ड कर लेते हैं हीट एक्सचेंजर में। ठीक है। और उससे हम वर्किंग फ्लूइड को वेपराइज करते हैं। अच्छा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सा वर्किंग फ्लूइड वेपराइज हो जाएगा? तो हम यूज़ करते हैं अमोनिया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही अमोनिया बॉयल होने लग जाती है। ठीक है। और गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यह वेपराइज हो जाती है। आगे दी वेपराइज वर्किंग फ्लूइड, जो कि अमोनिया है, एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है। और ड्राइव करती है टरबाइन को। ठीक है। टरबाइन को ड्राइव कर देती है, क्योंकि वेपर ही टरबाइन को ड्राइव करती है, जो कि कनेक्ट होती है जनरेटर से। टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होती है और फिर हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई 2 चीज़ें। अब 2 चीज़ें और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है तीसरा पॉइंट, कोल्ड सी वाटर। भाई अपर सरफेस वाटर का तो हमने यूज़ कर लिया, अब कोल्ड सी वाटर का भी यूज़ करेंगे। तो कोल्ड सी वाटर फ्रॉम द डीप ओशियन से हम कोल्ड सी वाटर को लेते हैं, पंप करते हैं थ्रू अनदर हीट एक्सचेंजर में, दूसरे हीट एक्सचेंजर में, जो कि काम करता है वेपोराइज वर्किंग फ्लूइड को, अमोनिया को कंडेंस करने का, और वापस से इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ये हमारा दोनों वाटर का यूज़ हो गया, हाई टेम्परेचर अपर सरफेस और लो टेम्परेचर डीप ओशन वाटर का, दोनों का हमने यूज़ कर लिया। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। द कंडेंस्ड वर्किंग फ्लूइड इज़ देन पम्प्ड। उस कंडेंस्ड वर्किंग फ्लूइड जो कि ठंडा हो चुका है, ठीक है, जो कि अमोनिया है, जो कि हमने डीप ओशन वाटर से ठंडी करी है, उसको हम वापस से पंप करते हैं हीट एक्सचेंजर में। ठीक है। और इस दूसरे हीट एक्सचेंजर में वापस से जो हमारा अपर सरफेस वाटर है वो जाता है और इस हीट एक्सचेंजर में इस वर्किंग फ्लूइड को वापस से वेपराइज कर देता है।
ठीक है, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये आपका हो गया OTC, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं OTC कितने टाइप का होता है। OTC टाइप 3 टाइप का होता है। एक होता है क्लोज्ड साइकिल OTC, एक होता है ओपन साइकिल OTC, एक होता है हाइब्रिड OTC। ठीक है, क्लोज्ड साइकिल में क्या करते हैं, हम एक वर्किंग फ्लूइड को यूज़ करते हैं विद अ लो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि हो गया अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लूप साइकिल बनती है। एक साइकिल बनती है अपर सरफेस और डीप ओशन वाटर वाली, और दूसरी बनती है हमारी वर्किंग फ्लूइड अमोनिया वाली। ठीक है, अगला है ओपन साइकिल OTC, यूज़ सी वाटर, हम डायरेक्टली से यूज़ कर लेते हैं वर्किंग फ्लूइड के जरिए। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम क्या होता है, ओपन होता है, एक तरफ से हमारा सी वाटर आता है और दूसरी तरफ से चला जाता है। ठीक है, तो ये एक ओपन सिस्टम है। इट यूजेस सी वाटर्स ओनली वंस, तो यहाँ पर सी वाटर को हम एक बार यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है हाइब्रिड OTC, यहाँ पर हम क्लोज साइकिल OTC और ओपन साइकिल OTC दोनों को यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे हमारी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करा जा सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गए OTC के टाइप्स। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया OTC। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा टॉपिक है हाइड्रो पावर। ठीक है, हाइड्रो पावर क्या होता है और हाइड्रो पावर प्लांट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हाइड्रो पावर आल्सो नोज एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होती है। ठीक है, जिससे हम फ्लोइंग या फॉलिंग वाटर को यूज़ करके टरबाइन को चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, ये सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, जितनी भी हमने एनर्जी सोर्स पढ़ी है उसमें से सबसे पुरानी एनर्जी सोर्स यही है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अब ऊपर उठता हुआ पहले नंबर पर आ चुका है सोलर एनर्जी। ठीक है, तो पहले पर अब सोलर एनर्जी आ चुका है और दूसरे पर अब है हाइड्रो पावर, जो कि हाइड्रो पावर पहले नंबर पर था। ठीक है, अब सोलर एनर्जी ने उसको डोमिनेट करके आगे पहुंच गई है। ठीक है, बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट है। ठीक है, ये इसका फिगर है, इसको ध्यान से देखिए। हाइड्रो पावर प्लांट लगाए जाते हैं, जैसे जहाँ भी आपने डैम देखे होंगे वहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट जरूर लगाए गए होंगे। ठीक है, ये देखते हैं, ये देखिए, जैसे कि ये डैम दिख रहा है आपको, ये रहा डैम। डैम क्या करता है, हमारी आने वाली जो रिवर होती है उसके वाटर को स्टोर कर लेता है। ठीक है, उसी को हम रिजर्वायर का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस रिजर्वायर से हम बहुत सारा वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से वाटर को छोड़ेंगे, इनटेक से अगर हम वाटर को छोड़ेंगे तो हमारा जो प्रेशर होगा वाटर का वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहले आप दिखा देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल गेट्स लगे होते हैं जो कि क्लोज़ और ओपन हो सकते हैं। अगर क्लोज़ हो गए तो हमारा आउटफ्लो नहीं होगा, और अगर ये ओपन कर देते तो यहाँ पर हमारा आउटफ्लो होने लग जाता है। तो जब हमारा वाटर इनटेक होता है तो पेन स्टॉक के ज़रिए होता है ये। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक बड़ी ट्यूब होती है जो कि जाती है टरबाइन तक। तो जब हाई प्रेशर वाटर हमारा पेन स्टॉक के ज़रिए टरबाइन से स्ट्राइक करता है तो हमारी टरबाइन मूव करने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है, जिससे हमारा जनरेटर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जनरेटर चल जाता है और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाती है। ठीक है, ये सारा वर्क हमारा होता है पावर हाउस में। ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफार्मर में भेज देते हैं, जिससे ये स्टेप डाउन इलेक्ट्रिसिटी स्टेप अप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है और फर्दर यूज़ के लिए हम इसे आगे भेज देते हैं। ठीक है, तो जब हमारी टरबाइन रोटेट करती है तो रोटेट करने के बाद इस वाटर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और आउटफ्लो के ज़रिए ये आगे निकल जाता है। तो ये आपका हो गया हाइड्रो पावर प्लांट। अब देखते हैं आगे पॉइंट, देखते हैं वर्किंग और किस तरीके से होती है।
कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ऑन अ रिवर टू क्रिएट अ रिजर्वायर। डैम क्यों बनाते हैं हम? रिजर्वायर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और यूज़ ऑफ नेचुरल वाटरफॉल, या फिर हम नेचुरल वाटरफॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर इज़ रिलीज्ड थ्रू अ पेनस्टॉक। पेनस्टॉक के जरिए हम रिलीज़ करते हैं। पेनस्टॉक क्या होता है? एक लार्ज पाइप होता है जो हमारा वाटर को टरबाइन की ओर भेज देता है। तो पेनस्टॉक से जाते हुए ये फ्लोइंग वाटर टरबाइन के ब्लेड को स्ट्राइक करता है, जिससे टरबाइन हमारी स्पिन होने लग जाती है, घूमने लग जाती है। तो डायरेक्टली हमारा क्या होता है, वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और बाद में हम जनरेटर से इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे पॉइंट है दी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उसे हम ट्रांसमिटेड कर देते हैं थ्रू पावर लाइंस में, कहाँ के लिए? होम्स के लिए, बिजनेस के लिए और बाकी यूज़ के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है आफ्टर पासिंग थ्रू द टरबाइन। टरबाइन से पास होने के बाद जो वाटर होता है वो रिलीज्ड बैक इनटू द रिवर डाउन स्ट्रीम की ओर चला जाता है और आगे निकल जाता है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक जो कि है बायोमास और एंड बायोगैस, ठीक है। बायोमास क्या होता है, बायोगैस क्या होता है, ये भी आपका टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो पहला है बायोमास। बायोमास रेफर्स टू एन ऑर्गेनिक मटेरियल। ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक नहीं होता, हम खुद से नहीं बनाते हैं, हमें नेचर से मिलता है, ठीक है। और कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से, ठीक है। जिसको हम किसी भी एनर्जी की सोर्स के जरिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं? दिस इंक्लूड वुड, लकड़ियाँ, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। जो खेती होती है उनसे पैदा होने वाले अनाज का जो भूसी होती है, चूरे होते हैं, उसी को हम एग्रीकल्चर वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एनिमल मैन्योर, एनिमल का जो वेस्ट होता है उसको भी हम एज अ बायोमास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बायोमास कैन बी बर्नड डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली बर्न भी कर सकते हैं हीट को पैदा करने के लिए, या फिर हम इससे बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, ठीक है। और बायोफ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? इथेनॉल बना सकते हैं या बायोडीजल बना सकते हैं, ठीक है। और ये किस प्रोसेस के जरिए बनाई जाती है? या तो फर्मेंटेशन के जरिए बनाई जाती है या फिर ट्रांस एस्टेरिफिकेशन के जरिए बनाई जाती है। तो ये हो गया आपका बायोमास, ठीक है ना। अब देखते हैं बायोगैस क्या होती है। अगला टॉपिक है बायोगैस। बायोगैस इज़ अ टाइप ऑफ बायो एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं या फिर बायोगैस होती हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम एनएरोबिक डाइजेशन कराते हैं, जिससे हमें बायोगैस मिलती है, ठीक है। इट इज़ प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। कौन कौन सी हो सकती है? मीथेन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ठीक है। बायोगैस इज जनरेटेड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट के डीकम्पोजिशन से हमें बायोगैस मिलती है, ठीक है। तो ये बायोगैस और किस किस में बनाते हैं? लैंडफिल्स, ठीक है, गड्ढों में, डाइजेस्टर में भी बनाते हैं और सेप्टिक टैंक्स में, ठीक है ना। हम बायो वेस्ट को रखते हैं, वहाँ पर हमारा डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का, जिससे हमें बायोगैस मिलती है। इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। ये फ्यूल के एज अ फ्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसे हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और बाद में हम इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हम व्हीकल फ्यूल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं बायोगैस का, लेकिन वो प्रॉपर बायोगैस के लिए ही इंजन बना हो, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया बायोमास एंड बायोगैस, ठीक है। अब देखते हैं AKTU के क्वेश्चंस जो आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं सारे कवर करा चुका हूँ, ठीक है, इन वीडियोस में। तो पहला है व्हाट आर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस।
सबसे पहले मैंने ये करवाया था, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं। ठीक है, मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन भी करा दी है। ठीक है, और विंड पावर का एक्सप्रेशन भी करा दिया है, बर्नौली थ्योरम भी करा दी है, और विंड मिल में पावर जनरेशन कैसे होती है ये भी मैं करा चुका हूँ। और ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो कि बैड्ज लो, ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं सम फिजिकल क्वांटिटीज़ प्रॉपर्टीज़ फ्लूइड्स में कौन कौन सी होती है, डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये मैं सब करा चुका हूँ। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो, भी मैं सारे करा चुका हूँ। डिस्कस ऑल पैरामीटर्स रिलेटेड टू विंड टर्बाइन, सारे पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विंड फॉर्म, विंड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होता है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट का पोटेंशियल क्या है और इसे एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओटीसी की वर्किंग क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होती है। विंड टर्बाइन का डिज़ाइन कैसा होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी फ्लूइड डायनेमिक्स इन विंड एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, ये एक्चुअली विंड एनर्जी को हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ये वही टॉपिक है। बैड्ज लो करा चुका हूँ, और एक दो टॉपिक है जो मैं एक वीडियो में करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, जो कि है इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोटर ब्लेड्स ऑन परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में कवर करा दूंगा। ठीक है, 2-3 टॉपिक बच जाएंगे मेरे छोटे छोटे से, जो कि आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, फिर भी मैं उनको कवर करा दूंगा। अगला है टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइडल पावर प्लांट क्या होता है, उसके एडवांटेज, लिमिटेशंस। ठीक है, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये मैं प्रॉपर पूरा क्वेश्चन करा दिया है, ये आप देख सकते हो। हाइड्रो पावर क्या होता है और हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, उसका स्केच बनाइए, ये भी मैं करा चुका हूँ। सिंगल बेसिन और 2 बेसिन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये भी मैं करा चुका हूँ। बाकी गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड बायोमास, ठीक है, जिससे हम बायोगैस भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक, दीनबंधु बायो गैस प्लांट, एक बार मैं आपको ये दोनों भी टॉपिक करा दूंगा, एक छोटी सी वीडियो में ले आऊँगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो बाकी मैंने इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, एक ही ट्यूब में आए हुए 90% में क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, ये 2 से 3 क्वेश्चन बचे हैं जो कि मैं नहीं कराए, वो मैं एक वीडियो में करा दूंगा, और बाकी मैंने पूरा सिलेबस करा दिया है। ठीक है, चलिए अब अगली वीडियो आएगी तो उसमें बात करेंगे यूनिट 5 में। चलिए अब चलते हैं, नमस्कार।